हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब बायोलॉजी के अंदर आप लोगों का काफ़ी सारा कोर्स कवर हो गया है, तो अब बायो आप लोगों को काफ़ी हद तक आ गई होगी, समझ में आने लग गई होगी। ठीक है, एक सजेशन है मेरा आपके लिए, जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं, पीछे के चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर दे दिया करें। चाहे वीकली बेस पर अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, या अगर चलें ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ में भी अगर आप एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उस एक मंथ के बाद अगर आपने एक चैप्टर कवर किया है, नेक्स्ट मंथ में आपने दूसरा चैप्टर कवर किया है, तो उस दूसरे मंथ के अंदर फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू आप ज़रूर लें, ताकि आप जो चीज़ें हैं वो भूलें नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरी आज की टिप थी। आज डिस्कस करना है हमने लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अच्छा जी, मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि लाइट रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं कि वो लाइट पर डिपेंड होने वाले रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये होते ही तब हैं जब लाइट होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, लाइट पर डिपेंड करते हैं। इन रिएक्शंस के होने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो टर्म है लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उन रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है कि इसलिए हम इसको यूज़ करें, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का फ़ेज़ है, जिसको हम कब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और उस लाइट एनर्जी को कैप्चर करके कैसे कैप्चर किया जाता है, सनलाइट से कैप्चर किया जाता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। सनलाइट पड़ी, कैप्चर हुई, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। सो सम ऑफ द लाइट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू ऑक्सीजन and hydrogen ions with electrons. The splitting of water is called photolysis. अच्छा जी, हमारे पास मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया था यहाँ पर पीछे, कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, टूट कर वो कुछ और फॉर्म बना रहा होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल आया कहाँ से, जो आप पौधे को पानी देते हैं तो उसके अंदर पानी क्या है, वाटर ही तो है। तो वो क्या होता है, टूटता है। ठीक है, कैसे टूटता है कि उसका जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टूट जाता है, और इसके टूटने को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगी इन पौधों से निकल कर, और ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं ये अलग हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म के अंदर। तो ये जो टूटना था वाटर के मॉलिक्यूल का, ये कहलाता है हमारे पास फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस, अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई अभी, ये इन्वायरमेंट में चली जाएगी। जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट्स दो होते हैं हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर होता है। ठीक है, हमने देखा था कि 6 मॉलिक्यूल्स दोनों के हमने लिए थे, और 6 ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलीज़ हो रहे थे। फिर इसी तरह से 6 मॉलिक्यूल्स जब हम इसके लेंगे, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमारे पास C6 हो जाएगा, यानी कार्बन के 6 हो जाएंगे, और इसी तरह से C6 H12 और O6 मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो हमारे पास जितनी भी लाइट्स होती हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ क्या है, इसमें आप लोग नहीं पढ़ो, बस आप एक टर्म याद कर लो कि वेवलेंथ है, और ये लाइट्स की डिफरेंट होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की नॉर्मल होती है। और इस वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर किसी चीज़ के अंदर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, तो among them chlorophyll is the main लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी सारी पिगमेंट्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन जो क्लोरोफिल होती है वो सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट जो हमारे पास होता है, जो पिगमेंट लाइट को कैप्चर करती है और हमारे पूरा का पूरा प्रोसेस करवा रही है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो हमारे पास होती है
क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये कौन कौन सी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रही है? वॉयलेट, ब्लू, रेड लाइट, बट रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन को, क्योंकि इट अपीयर्स ग्रीन, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल खुद ग्रीन कलर की है, तो ये क्या करेगी? उसको रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन हमारे पास जितनी भी दूसरी लाइट्स है, जैसे वॉयलेट है, ब्लू है, रेड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी यानी कि कैप्चर कर लेगी। फिर इन दी thylakoid membrane other pigments and electron carrier molecules form highly organized assembles in a series called photosystem। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्या होती हैं? पिगमेंट्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, यानी कि ऐसे मतलब ऐसे बंदे जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लें। ये मिलकर इस तरह से सीरीज़ के अंदर असेंबल हुए हुए होते हैं और इनको कहते हैं हम कि ये क्या है? फोटोसिस्टम्स हैं। अब ईच थाइलाकोइड कंटेन thousands of copies of two different kind of photosystems called photosystem 1 and photosystem 2। तो अब हमारे पास जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकोइड है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होंगी? हमारे पास फोटोसिस्टम्स, ये जो फोटोसिस्टम्स हमने कहा कि सीरीज़ के अंदर असेंबल हुए हुए होते हैं, ये इसकी थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास कॉपीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट्स काइंड ऑफ फोटोसिस्टम्स बना रही होती हैं। और फोटोसिस्टम 1 होता है हमारे पास और फोटोसिस्टम 2 होता है। ठीक है, फिर क्या है कि ईच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट। अब फोटोसिस्टम 1 हो या फोटोसिस्टम 2 हो, दोनों ही जो होते हैं वो 2 मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। एक होता है उनका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक वो हिस्सा जो लाइट को कैप्चर करवाएगा, दूसरा वो हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, सो द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस। अब ये जो कन्वर्जन है लाइट एनर्जी की केमिकल एनर्जी के अंदर तब होती है जब क्लोरोफिल रिएक्शन क्या कर रहा होता है? सेंटर रिसीव्स एनर्जी। जब क्लोरोफिल ऑफ रिएक्शन, यानी कि जहाँ रिएक्शन हो रहा है उस क्लोरोफिल का जो वो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या करेगा? एनर्जी को रिसीव करेगा। कौन सी एनर्जी को? लाइट एनर्जी को। सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए, फिर हमारे पास क्लोरोफिल की भी टाइप्स होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह से हमारे पास क्लोरोफिल की भी टाइप्स होती हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का क्या करेगा? लीव करेगा और जंप कर जाएगा कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम ETS भी कहते हैं, ETC भी कहते हैं। आगे जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे उसके अंदर इसका जिक्र आएगा। तो वहाँ पे क्या कर रहा है? ये जंप कर रहा है। सो दिस और एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन कैरियर टू नेक्स्ट। द इलेक्ट्रॉन रिलीजेज एनर्जी व्हेन इट comes down. This energy drives reaction and produces two energy rich compounds. These are adenosine triphosphate and NADPH2, यानी कि reduced nicotine amide adenosine dinucleotide phosphate। अब मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ इस डायग्राम से। इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, आई नो इसको आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी इसमें वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े ही नहीं हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है, जो थाइलाकोइड है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के बहुत हज़ारों का तादाद में कॉपीज़ बने हुए क्या होते हैं? फोटोसिस्टम्स होते हैं। और फोटोसिस्टम्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 होता है, एक फोटोसिस्टम 2 होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास लाइट एनर्जी पड़ती है इन पर तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लोरोफिल हमारे पास जो पिगमेंट होती है वो क्योंकि ज़्यादा लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रही थी तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही होती है। इसी तरह से हमारे पास क्लोरोफिल की भी टाइप्स होती हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने कैप्चर की है उसको क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। और इस कन्वर्जन के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जंप कर जाता है। और जब वो जंप करता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है और उस एनर्जी के रिलीज़ होने के नतीजे में हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं, एक ATP, ठीक है, और एक है NADPH, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिड्यूस निकोटीन अमाइड
निकोटिनामाइड व्हाट, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बन रही होती। नाम थोड़े मुश्किल हैं, आई नो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत जहर लग रहा होगा, बट थोड़े से मुश्किल हैं। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ना है, अभी कोर्स इस साल आप लोगों का चेंज होगा फर्स्ट ईयर इंटर का, तो हो सकता है कि उसमें सीक्वेंस चेंज हो, बट पहला वाला जो कोर्स है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिएक्शन से मैं आपको दिखा देती हूँ। ADP और फॉस्फेट जब मिले लाइट एनर्जी की मौजूदगी में तो ATP बना। ADP क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हैं उसके अंदर। एक फॉस्फेट उसको और दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। अब NADP जो है ये मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि इज़ रिड्यूस्ड इनटू, पहले ये कौन सी फॉर्म में, NADPH की फॉर्म में। फिर ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस होने के बाद ये हो जाएगा NADPH2 हो जाएगा, यानी कि इसने एक और H क्या किया है, यहाँ पे गेन कर लिया है बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने कहा था ना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास टूट रहे हैं वो ऑक्सीजन बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो वो उस हाइड्रोजन आयन का जो रिलीज़ होना था वो इसने क्या किया है, इस वाले देख रहे होंगे आप NADPH है ये, और यहाँ पर NADPH2 है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो ये सेल का था, खुद ये सेल में इस फॉर्म में था NADP फॉर्म में, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से गेन किया है, वाटर से, और फिर ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये वाला NADPH2। सो ATP और NADPH2 दोनों ही एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्लोरोप्लास्ट में इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन की वजह से बनाया जाएगा, इनकी एनर्जी को यूज़ करते हुए। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब लाइट पे डिपेंड नहीं करने वाला फेज़ हो रहा होगा, यानी कि जितना डार्क रिएक्शन वाला प्रोसेस हो रहा होगा उसके अंदर ये काम होगा, लेकिन अभी जितना काम हुआ है ये सारा लाइट की मौजूदगी में हुआ है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होगा हमारे पास तब जब लाइट रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डार्क रिएक्शन क्या होता है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, गौर से पढ़ें, कोशिश करें इस चैप्टर को। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना है। अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एक दफ़ा बुक से ज़रूर रीड कर लीजिएगा टॉपिक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, अल्लाह हाफिज़।